गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर दो यार, क्लास स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में तुम लोग का ईसीएल का यही टिप्स रहेगा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सिल्ली मिस्टेक नहीं करना तुम लोग, नहीं तो सिल्ली मिस्टेक के कारण 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो बहुत नुकसान हो देता है वो। इसलिए तुम लोग अवॉइड करना कि सिल्ली मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्लियरली पहले समझ लेना, उसके बाद आंसर टिक करना। गुड मॉर्निंग सभी को फिर से। और ये करना है कि एक बार में जैसे 1 से 50 क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक, स्टार्टिंग में ही मतलब 15 से 20 मिनट में तुम्हारा 1 से 50 तक एक बार में एक राउंड जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम 50 क्वेश्चन देख लियो एक बार में, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कि सर टाइम नहीं था, टाइम कम पड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, स्टार्टिंग में लिख दे रहे हैं वो चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। कि 1 से 50 क्वेश्चन रहेगा ना, तो सीरियल वाइज जो क्वेश्चन बन रहा है, एक बना, दो बना, जैसा बन रहा है एकदम पूरा टिक करते हुए चलना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बना ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको तुम उस समय छोड़ देना। अगर लगता है कि हाँ बन जाएगा, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, तो तुरंत उसको मार्क करके रख दो। ऑप्शन आता है मार्क करने का, जिस तरीके से तुम लोग ऑनलाइन अभी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क करने का ऑप्शन आता है, तुम मार्क सिर्फ कर दो कि आंसर तुम नहीं किया हो, लेकिन मार्क करके रखे हो। तो एक बार में क्या है कि स्टार्टिंग से लेकर 50 नंबर तक क्वेश्चन देख लेने से ये फायदा होता है कि पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार में 1 से 50 तक में 20 से 25 क्वेश्चन मान लो बन जाता है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 15 मिनट में ही 20 से 25 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। और बाकी 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तुम्हारे पास 45 मिनट टाइम होगा। जितना क्वेश्चन बच जाता है उसको सोल्व करने के लिए 45 मिनट टाइम होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वही बनेगा जो तुम पूरा अच्छे तरीके से तुमको याद है। कि 20 से 25 क्वेश्चन वैसा रहेगा ही कि एक बार में देख के टिक करने वाला रहेगा, इसका आंसर 1 का A 2 का B ऐसा करके रहेगा, तो टिक कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट का जो 45 मिनट बच रहा है, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन वो क्वेश्चन बनाओ, अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना। वैसा स्टेप तुमको एग्जाम में या तरीका जो बोलो अपनाना है, ठीक है ना। क्योंकि नहीं तो क्या होता है पता है कि 1 से 50 सोल्व, लड़का लोग सोचता है कि नहीं सारा क्वेश्चन हम सीरियली सोल्व करते हुए जाए। ये क्वेश्चन मान लो 5 मिनट लगा दे रहा है सोचने समझने में, क्या होगा क्या होगा, तो लास्ट में पता चला कि 1 घंटा कब निकल गया। 50 क्वेश्चन है, तुम 40 क्वेश्चन नहीं पहुंच पाए हो। और पता चलता है कि यार ये 10 क्वेश्चन अगर हम देख लिए रहते हैं ना, इसमें तो 7 क्वेश्चन वैसा था कि जो देख के मारने वाला था, तो वो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तुम एक बार में स्टार्टिंग में ही 1 से 50 तक पूरा क्वेश्चन देख लियो, ठीक है। अगर सारे में तुम मार्क करके रखे होगे, सारे मार्क करने की क्या जरूरत है, जिसमें तुम 100% कॉन्फिडेंस हो, जिसमें तुम 100% कॉन्फिडेंस हो, ठीक है ना, कि ये तो आंसर सही ही है। तो 20-25 क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही, इतना तैयारी किए हो, सारा चीज कंप्लीट करवाया गया है, तो उतना तो कॉन्फिडेंस रहोगे ही तुम कि हाँ कि चलो कि 20 से 25 क्वेश्चन तो मेरा 100% सही है, इसमें मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसमें तुमको लग रहा है कि A B C D, जहां पे अगर लग रहा है कि 4 ऑप्शन ऐसा दे दिया है कि समझ में ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है ना क्वेश्चन, लेकिन लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन में तुम आके अटके हो। अगर मान लो तुक्का भी मारना है तुमको कि A B C D 4 ऑप्शन दे दिया है और 4 ऑप्शन में तुक्का लगाना है, तो तुमको वहां है कि कुछ पता नहीं चल रहा है, तो फिर एलिमिनेशन जो होता है एलिमिनेट करके चलो। मेथड लगाओ एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन मेथड लगा क्या करो कि आंसर को रिजेक्ट करो, आंसर रिजेक्शन, ठीक है ना, कि कौन सा आंसर इसमें नहीं होगा। जैसे मान लो पूछता है कि पाउडर फैक्टर का यूनिट क्या होगा, मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, अब लड़का वहां कंफ्यूज हो जा रहा है कि टन पर केजी दिया हुआ है और मान लो कुछ मीटर पर सेकंड ये कुछ वैसा दे दिया है, ठीक है ना। तो यूनिट यूनिट वाला क्वेश्चन में क्या होता है कि मान लो 4 दे दिया है ना, तो पाउडर फैक्टर का तुमको डिफिनेशन पता है तो उसको टिक कर दोगे। बाकी कुछ दूसरा ऑप्शन वैसा रहता है कि जहां पे लग रहा है कि अरे यार ये ऑप्शन तो नहीं होगा 100%। अब एक A B C D में 4 ऑप्शन था, अगर 4 में तुम तुक्का लगा दे तो सही होने का चांस कितना रहता है, प्रोबेबिलिटी 1/4। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 0.25। अब है कि तुम 2 आंसर एलिमिनेट कर चुके हो कि ये दोनों होगा ही नहीं, अब 2 बच रहा है कि यार ये 2 में जो होगा, तो उस केस में तुम अगर मारोगे मान लो 2/5, यहाँ 2/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5, तो प्रोबेबिलिटी रहेगा सही होने का 1/2, मतलब 1/2 हो जाएगा इसका, कि 2 में कोई एक ही सही है। तो एलिमिनेशन का भी तरीका अपनाना, ठीक है, जहां पता नहीं चल रहा है तो वहां एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में 1 से 50 तक क्वेश्चन एक बार तो जरूर देख लेना है सारा क्वेश्चन, ये चीज नहीं भूलना है, ठीक है ना। नहीं तो ये ट्रिक फिर अपनाओगे कि पहला दूसरा हम सीरियली सोल्व करते हुए जाएंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे तो पता चला कि लास्ट में 10-15 क्वेश्चन छूट जाता है और 30-35 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट हो पाएगा, ठीक है।
ये सब अच्छे से माइंड में सेट कर लो। अभी तुम ये प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, अभी जो अपना टेस्ट देते हो ना वहां पे, कि 1 से लेकर तुम 50 तक क्वेश्चन, अभी तुम यही प्रैक्टिस करो। तुम एक जो भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक तुम स्टार्टिंग में ही देख लिया करो, और यहाँ पे वही मेथड अपनाओ 1 से 50 तक जिसमें 100% कॉन्फिडेंस हो, 100% कॉन्फिडेंस हो, वो क्वेश्चन तुम्हारा ग्रीन होना चाहिए। एकदम कंफर्म है ग्रीन हो गया, ठीक है ना। मान लो इस राउंड में तुम्हारा 20 से 25 क्वेश्चन हो जा रहा है, अब उसी टाइम तुमको फील भी हो जाएगा कि कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा सोचेंगे बन जाएगा, है ना, थ्योरी वाला। मान लो कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि थोड़ा सा सोचेंगे रीजनल इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर कौन है, कंफ्यूजन वाला चीज है, तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो उसके लिए मार्क करके रखो। मार्क करके रखोगे तो मतलब क्या होगा, ब्लू नजर में आएगा, ब्लू कलर में, है ना, ठीक है। और उसी टाइम सोल्व करते हुए लग रहा है कि यार ये आंसर दे दिए, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा इसको एक बार चेक कर लेंगे, तो आंसर देखो तो ग्रीन आएगा और लास्ट में ये आ जाएगा, ब्लू कलर का आ जाएगा, ब्लू प्लस ग्रीन टिक रहेगा ग्रीन में, और ये ब्लू कलर में रहेगा, ठीक है। और एक ऑरेंज कलर का किस चीज का था यार इंडिकेशन, ऑरेंज कलर भी है ना एक, ऑरेंज कलर कब आता है, एक रेड आता है कि क्वेश्चन तुम देखे ही नहीं हो, ठीक है ना, क्वेश्चन को तुम टच, एक व्हाइट आता है, व्हाइट में आता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। कल जो अनुराग भेजा हुआ था व्हाट्सएप पे यार एडमिट कार्ड में, कल अनुराग अपना एडमिट कार्ड भेजा था ना। है तो यही बता रहे थे कि पहला क्या हो गया, तुम क्वेश्चन को देखे ही नहीं हो तो व्हाइट कलर रहेगा, दो में क्या है कि रेड कब रहेगा, जब आंसर तुम मार्क ही नहीं किए हो, वही ऑरेंज या रेड जो रहेगा, थर्ड में रहेगा पूरा ग्रीन, तो ऑरेंज कलर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। मार्क फॉर रिव्यू मतलब है कि तुम स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखो लेकिन लग रहा है कि बन जाएगा, ठीक है ना, तो मार्क करके रख दो। और लग रहा है कि आंसर किया हो लेकिन हो सकता है कि एक बार चेक करना पड़ेगा, तो ग्रीन और लास्ट वाला क्वेश्चन आंसर है। और किसी भी क्वेश्चन को सारा क्वेश्चन लास्ट में है कि तुम्हारा ग्रीन नजर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ भी आएगा तो फिर आंसर को इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा आंसर। यहाँ लिख दिया आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है ना। ये इस बार देख रहे हैं, नहीं तो हमेशा ये होता था कि इवैल्यूएट हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं। ठीक है, आज का टिप्स इतना ही है। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। किसी को कुछ डाउट लेना है, मार्क करके रखना है बस, फाइनल मार्क कब करना है, सारा क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग गोविंद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इसमें कुछ कुछ चीज़ है जो डीजीएमएस सर्कुलर से भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। नहीं, एक बार देख लो, ये 124 नंबर में क्या है, रेगुलेशन नंबर 124, बस अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। पहले ये रटा हुआ होना चाहिए, रेगुलेशन 124 में क्या है, सेटिंग ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, कि सपोर्ट माइंस में जो लगाना है उसके बारे में दिया हुआ है। तो प्रोप सपोर्ट होता है, कोग सपोर्ट होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा सपोर्ट होता है, प्रोप, कोग, चौक सपोर्ट हो गया, रूफ बोल्ट हो गया, रूफ स्टिचिंग, बहुत तरीका है, ठीक है ना। रूफ स्टिचिंग हो गया, हाइड्रोलिक प्रोप हो गया, पावर सपोर्ट हो गया जो हम लोग लोंगवाल में पढ़े थे, लोंगवाल में यूज होता है, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट है। तो पहला क्या है, प्रोप सपोर्ट। जो प्रोप सपोर्ट लगाते हैं, सफारी सपोर्ट, क्रॉस बार, हाँ सारा है, सफारी क्रॉस बार, ठीक है ना। तो जिस बेस पे हम लोग लगा रहे हैं, एवरी वेयर ए प्रोप इज सेट ऑन सैंड और अदर लूज मटेरियल, तो उस केस में क्या होगा, मान लो ग्राउंड में जहां पे हम लोग प्रोप सपोर्ट, ये प्रोप सपोर्ट है, ठीक है ना। ये कौन सा सपोर्ट है, प्रोप सपोर्ट है। अगर जिस जगह पे इसका जो बेस है, ठीक है ना, अगर सैंड वगैरह लूज मटेरियल है तो हो सकता है बेस रखेंगे वो अंदर धंसने का चांस रहेगा। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक फ्लैट बेस प्लेट तरीके से एक लकड़ी का एक फ्लैट बेस पीस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसका डायमेंशन क्या होगा, ये डायमेंशन याद रखना कि 5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस रहेगा, ठीक है ना। ये जो थिकनेस रहेगा, मान लो ये जो दिखाया यहाँ कलर करके हम रेड कलर में, ये थिकनेस कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर का। विड्थ कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना रहेगा, 75 सेंटीमीटर। 5, 25, 75 याद रखो। कि जहाँ पे फ्लोर लूज है या सैंड वगैरह है फ्लोर में, तो उस केस में जो हम लोग प्रोप के बेस में हम लोग एक फ्लैट बेस जो प्रोवाइड करेंगे, उसका डायमेंशन क्या होगा, थिकनेस 5 सेंटीमीटर, विड्थ 25 सेंटीमीटर, और लेंथ जो रहेगा 75 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। ये अगर थिकनेस हो जाता है, विड्थ हो गया, लेंथ हो गया, सारा चीजें, ठीक है ना। अब फिर है कि प्रोप के ऊपर हम लोग लीड यूज करते हैं, ठीक है ना। ये प्रोप है, प्रोप सपोर्ट हो गया, नीचे बेस में प्लेट हो गया, बेस पीस हो गया, अब ये इसी को बोला जाता है लीड बोला जाता है, ठीक है। ये लीड हो गया।
जब लोड आता है ना तो ये लीड क्या होता है, प्रेशर के कारण ये बेंड हो जाता है, बीच से यहाँ से बेंड ऐसा हो जाता है, ठीक है, इस जगह से बेंड हो जाता है। मतलब देख के पता चल जाता है कि लोड आ रहा है, ओवरलाइंग स्ट्राटा का लोड सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है ना। इस लीड का डायमेंशन क्या बोलता है, तो ये बोलता है ये जो प्रोप है, प्रोप सर्कुलर शेप पे होता है, तो ये प्रोप का जो डायमीटर है ना, तो ये लीड का जो चौड़ाई होना चाहिए प्रोप के डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो विड्थ क्या है, नॉट लेस देन डायमीटर ऑफ द प्रोप, ठीक है। लेंथ कितना होना चाहिए, ये जो लेंथ है ये लेंथ 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और थिकनेस कितना होना चाहिए, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं लिखा हुआ है। लीड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, यही सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर हम अच्छे से नोट कर लो कि लीड का डायमेंशन जो रहेगा बहुत लोगों को पता होगा, विड्थ जो होना चाहिए डायमीटर ऑफ प्रोप से कम नहीं होना चाहिए। ये विड्थ जो है इसका डायमीटर ऑफ प्रोप से ज्यादा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। लेंथ 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और थिकनेस जो है 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब होता है कि प्रोप सपोर्ट के ऊपर ये हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस बार सेट करते हैं, ठीक है ना। ये मान लो क्रॉस बार हो गया, कि क्रॉस बार जो है ना साइड में होल करके पिलर में भी होल करते हैं, ठीक है ना। तो पिलर में होल करके कितना डेप्थ तक उसको ले जाते हैं, 50 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर डीप होल मेड इन द साइड ऑफ द रोडवे, ठीक है ना। एवरी बार सेट पे जो भी बार सेट है यूज कर रहे हैं हम लोग सपोर्टिंग के लिए रूफ ऑफ रोडवे, सेल बी सिक्योरली ऑन प्रोप्स और ऑन कोक्स और सेल बी सिक्योरली फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द रोडवे, जो होल करेंगे इन होल एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर डीप। ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना क्रॉस बार, क्रॉस बार, तो यहाँ प्रोप सपोर्ट भी हो सकता है, कोक सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन इसको साथ में क्या करना है, ये जो पिलर रहेगा ना साइड में, एक एग्जांपल दिए हुए पिलर रहेगा साइड में, वहां पे 50 सेंटीमीटर डीप होल रहेगा, उसमें तक ये वहां तक इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और जहां पे ये लगता है वेयर लेगिंग्स इज नेसेसरी द नंबर ऑफ लेगिंग्स विल नॉट बी लेस देन 1 फॉर एवरी मीटर ऑफ लेंथ ऑफ द बार। जहां पे लग रहा है कि थोड़ा लूज है वहां पे और लेगिंग्स वगैरह चाहिए, वुडन लेगिंग्स चाहिए सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे क्या करेंगे 1 मीटर लेंथ ऑफ प्रत्येक, नॉट लेस देन 1, मतलब लेगिंग्स का नंबर कितना 1 रहेगा फॉर एवरी मीटर लेंथ ऑफ द बार, ये रख लेना, ठीक है ना। जहां पे बार सेट हम लोग बार सपोर्ट लगा रहे हैं, अगर वहां पे लग रहा है कि लेगिंग्स का जरूरत है तो 1 लेगिंग्स रहेगा प्रत्येक मीटर लेंथ ऑफ द बार, ठीक है ना। ये हो गया। अब आता है कि जो कोक सपोर्ट हम लोग यूज करते हैं, तो कोक सपोर्ट का पिक्चर है, हाँ ये कोक हो गया, ठीक है ना। अगर लकड़ी का बना होता है तो इसको कोक बोलते हैं, और स्टील का वगैरह अगर आता है तो उसको चौक बोलते हैं। इसी तरह वुडन प्रोप में एक वुडन प्रोप होता है, एक स्टील प्रोप होता है, ठीक है ना। जो प्रोप सपोर्ट पढ़ाए अभी, वुडन प्रोप होता है स्टील और स्टील प्रोप होता है। चौक कब बोलते हैं, जब आयरन वाला एंगल मतलब यूज करते हैं ना, लकड़ी के बदले आयरन का यूज करते हैं, तो जब वुड यूज करेंगे तो उसको कोक बोलते हैं। तो ये सागवान सखुआ वगैरह जो होता है ना उसका रहता है, लकड़ी होना चाहिए। ये जो कोगिंग मेंबर होना चाहिए इसका लेंथ जो होना चाहिए वो 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। कोगिंग मेंबर का लेंथ 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और 4 साइड मतलब चारों साइड से क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ हाँ आ रहे सारा चीज पे आ रहे हैं धीरे धीरे, तो पढ़ने तो आगे कंप्लीट होने दो, उसके बाद लास्ट में लोग डाउट तो पूछता ही है ना क्या डाउट है, तो फिर वहां पे सारा चीज डिस्कस कर लेंगे, कुछ बच जाता है तो, ठीक है ना। कोगिंग मेंबर का लेंथ 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जब भी हम लोग कोक सपोर्ट लगाएंगे ना, ये कोक सपोर्ट लगाएंगे तो इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, कॉर्नर प्रोप लगाते हैं। यहाँ पे कॉर्नर प्रोप लग जाएगा, मतलब 4 कॉर्नर प्रोप लगाते हैं, चारों कॉर्नर पे पहले कॉर्नर प्रोप लगाते हैं, उसके बाद हम लोग ये जो सपोर्ट है कोक सपोर्ट या चौक सपोर्ट इरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके पहले क्या लगाते हैं, कॉर्नर प्रोप लगाते हैं। कॉर्नर प्रोप लगाने से ये होता है ना, कॉर्नर प्रोप लग गया पहले हम लोग चारों कॉर्नर पे, अब एक लोड अगर आएगा तो लोड ये लेगा, ठीक है ना, तो उस केस में ये लगाना इजी होता है। नहीं तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट जब हम लोग रूफ के अगेंस्ट ये सेट करते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, रूफ के प्रेशर कारण हो सकता है लगी नहीं, लेकिन जब कॉर्नर प्रोप लगा लेते हैं तो कुछ देर के लिए ये जब वेट ओवर लाइन स्टार्टर का होल्ड करके रखता है तो इजिली से हम लोग का ये कोक सपोर्ट इंस्टॉल हो जाता है। तो पहले क्या लगाएंगे हम लोग, बिफोर इरेक्टिंग कोक्स इन डिप्लेरिंग एरिया, कोक को डिप्लेरिंग एरिया में इरेक्ट करने से पहले प्रोप सेल बी इरेक्टेड एट द कॉर्नर ऑफ ईच कोक, हम लोग कॉर्नर मतलब प्रोप सपोर्ट लगाएंगे, इसको कॉर्नर प्रोप बोला जाता है, ठीक है ना। और कहीं भी क्रेक और स्लिप है, ठीक है ना, अगर मान लो रूप में ये इस तरीके से क्रेक है या स्लिप है या एवरी लेज है, भाई क्रेक वगैरह टाइप से कुछ चीज है, तो उस केस में जो रूफ सपोर्ट करेंगे ना एटलीस्ट एक पेयर ऑफ कोक्स और क्रॉस बार सुटेबली लेग, मतलब क्या कम से कम एटलीस्ट ए पेयर, मतलब साथ में 2 सपोर्ट लगाएंगे, 2 कोक सपोर्ट, मान लो कोक सपोर्ट यहाँ लगा दिए, एक कोक सपोर्ट इस जगह पे लगा दिए, ठीक है ना, क्रेक वगैरह को कवर करने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि एटलीस्ट ए पेयर ऑफ कोक सपोर्ट बोल रहा है, ठीक है ना, या क्रॉस बार, और जिसमें सुटेबली लेग रहेगा, मतलब सुटेबल लेगिंग प्रत्येक मीटर लेंथ पे कम से कम एक लेगिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सब ज्यादा कुछ काम का नहीं है, इसलिए हम ये सब ओवर हैंगिंग का ही है, तो उसको ड्रेस चेंज कर देना है उसमें। ये बोल रहा है कि जहाँ पे फ्लोर कोल और रूफ कोल इज टेकन, अगर मान लो पहले क्या था कि ये प्रोप लगा के रखे हुए,
अब है कि हम लोग फ्लोर से भी कोयला ले लिए हैं, रूफ से भी कोयला ले लिए हैं, तब तो ये कॉर्नर, ये जो प्रोप लगाए शॉर्ट हो जाएगा, तो इसको रिप्लेस कर देंगे किससे हम लोग, लॉन्गर प्रोप से, मतलब लॉन्गर लेंथ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अगर रूफ पहले से हम लोग उस जगह पे क्या किए, प्रोप सपोर्ट लगा दिए हैं, अब क्या हुआ, प्रोप सपोर्ट लगाने से हम लोग नीचे का भी कोयला ले रहे हैं, रूफ या रूफ से कोयला एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो प्रोप लूज हो जाएगा, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे लार्जर साइज वाले लॉन्गर प्रोप से, ठीक है। ये सब कोई काम का नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये देखो 60 नंबर इंपॉर्टेंट है, नॉट विथ एक्सटेंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रेगुलेशन 9, 13, 14, 15, ये जो भी पढ़े हैं हम लोग, जो नहीं पढ़े उसी के बारे में बोला है ना। इन इंक्लाइंड सीम द सपोर्टिंग प्रोप एंड कोग सेल बी सो सेट एज टू इंश्योर मैक्सिमम सपोर्ट, मतलब सपोर्ट को इस तरह लाए कि मैक्सिमम वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है ना। 12 नंबर में क्या है, वेयर सेंड और अदर मटेरियल इज स्टोर्ड, मतलब सेंड स्टोरिंग कर रहे हैं, और पेक इज फाउंड फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्ट, इट सेल बी पेक्ड और मेड एज टाइट अगेंस्ट द रूफ एज प्रैक्टिकल ओवर इट होल एरिया, रूफ एंड साइड्स एंड सपोर्ट सेल बी टेस्टेड, सेट मतलब टेस्ट करना है रूफ और साइड सपोर्ट, रूफ एंड साइड सपोर्ट का जब भी जरूरत पड़े, एंड एक्सेप्ट वेयर इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ सपोर्ट, जहां पे लगता है कि जो सपोर्ट फेल कर गया, काम का नहीं है, कोई सपोर्ट लूज हो गया है, टूट गया है, या डिसलॉज हो गया है, या रिमूव हो गया है अपने जगह से, तो उसको टाइट किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, रिसेट किया जाएगा विथ लिस्ट पॉसिबल, ठीक है ना। अगर कोई लूज हो गया है, टाइट हो किया जाएगा, ब्रोकन हो गया है तो रिप्लेस कर दिया जाएगा, डिसलॉज हो गया है या रिमूव हो गया है तो उसको रिसेट किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एक दूसरे से रिलेटेड टर्म दिया हुआ है, लूज होगा तो टाइट करेंगे, टूट जाएगा तो रिप्लेस कर देंगे, और डिसलॉज या रिमूव हो जाएगा वहां से अपने जगह से हट जाएगा तो उसको वापस से रिसेट करेंगे विथ लिस्ट पॉसिबल डिले। तो ये सारा काम हम लोग किसके अंदर करेंगे, इंगेज अंडर द सुपरविजन ऑफ ए सरदार और ओवरमैन, ठीक है ना। 9, 13, 14, 15, 15 में क्या है, इन एवरी प्लेस वेयर रूफ कॉल इज टेकन, जहाँ पे रूफ कॉल ले लिए, ठीक है, या रूफ का खोल हो गया है, तो हम लोग तुरंत ये नहीं कि रूफ खोल हो गया तो जाके हम लोग जो मटेरियल गिरा है उसको हटाना स्टार्ट कर दें, नहीं हटाएंगे तुरंत, जब तक कि कोई आदमी जाके इंस्पेक्शन करेगा कि हाँ जो रूफ एक्सपोज हुआ है, एग्जामिन कर लिया गया है, सेफ है, तो और वहाँ पे टेम्पोरी सपोर्ट हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो ये उस जगह पे रूफ खोल का जो मटेरियल गिरा हुआ है, वो भी गिरा हुआ है, उसको हटाएंगे, वो भी नहीं मतलब ओवरलाइन स्टार्टर जो भी गिरा हुआ है, पत्थर वगैरह जो भी गिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारा काम किसके अंडर में होगा, सुपरविजन ऑफ ए सरदार और ओवरमैन के अंडर में, ठीक है ना। वो था सेटिंग ऑफ सपोर्ट 124 में, ठीक है ना। रेगुलेशन नंबर याद रखना। 125 में क्या है, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट लगा दिए तो उसका विड्रॉ कैसे करेंगे, तो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट के लिए जो एसओपी या सीओपी बनाएगा वो कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। विड्रॉल इसकी मतलब कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। विड्रॉल शैल बी डन इन सच मैनर एज मैनेजर में बी स्पेसिफाई बाय द ऑर्डर, एज मैनेजर में भी ऑर्डर, जो मैनेजर ऑर्डर निकालेगा ना उसके द्वारा ही, मैनेजर के आदेशानुसार जो अपना इंस्ट्रक्शन देगा उसके अनुसार ही सपोर्ट का विड्रॉल किया जाएगा। अब क्या था कि जब हम लोग कोक सपोर्ट लगा रहे थे ना, तो कोक सपोर्ट लगाने के पहले कॉर्नर प्रोप लगा रहे थे, तब हम लोग कोक सपोर्ट लगाया था। अब क्या करना है हम लोग को, द सीक्वेंस ऑफ विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, विड्रॉल ऑफ ए कोक टू प्रीसीड विड्रॉल ऑफ इट्स कॉर्नर प्रोप। मतलब क्या, वहां पहले क्या था कि हम लोग जब लगा रहे थे सपोर्ट, कोक सपोर्ट, तो पहले कोक सपोर्ट लगाने से पहले हम लोग कॉर्नर प्रोप लगा रहे थे, ठीक है ना। अब खोलना कैसे है, पहले कॉर्नर प्रोप खोलेंगे या पहले कोक सपोर्ट निकालेंगे, किसी को पता है। तो वही है विथड्रॉल ऑफ ए सपोर्ट, मतलब सपोर्ट कैसे करेंगे, विथड्रॉल ऑफ ए कोक टू प्रीसीड विथड्रॉल ऑफ इट्स कॉर्नर प्रोप, ठीक है ना। क्योंकि अगर कॉर्नर प्रोप हम लोग निकाल लेंगे पहले तो सारा क्या आ जाएगा, लोड सारा आ जाएगा वो कोक सपोर्ट पे, कोक सपोर्ट हम लोग निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कॉर्नर सपोर्ट के हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग पहले निकाल लेंगे कोक सपोर्ट को, उसके बाद फिर कॉर्नर प्रोप लास्ट में निकालेंगे। कॉर्नर प्रोप सिंगल है तो उसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें विड्रॉल ऑफ सपोर्ट में क्या रहेगा, क्या क्या इसमें कवर किया जाएगा, व्हेन एवर सपोर्ट्स आर टू बी विड्रॉन विथड्रॉवल शैल बी डन इन सच मैनर, मतलब मैनेजर का जो ऑर्डर रहेगा उसके अनुसार। इसके अंदर क्या क्या आएगा, सप्लाई एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टूल्स एंड सेफ्टी कंट्रीवेंसेज, कि हम लोग क्या क्या टूल्स, क्या क्या सेफ्टी डिवाइस वगैरह यूज करके सपोर्ट को निकालेंगे। फिर हो सकता है कि कहीं पर सपोर्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगा, तो वो करना होगा। फिर सीक्वेंस ऑफ विड्रॉल क्या रहेगा, कोक निकालेंगे, कॉर्नर प्रोप निकालेंगे। फिर ऑपरेशन के तहत सारा वर्कर लोग सेफ पोजीशन में रहेगा, ट्रेनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन और सुपरविजन भी करना है ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है पहला, और 125 नंबर रेगुलेशन ही खुद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिस जगह पे हम लोग पावर सपोर्ट यूज कर रहे हैं तो उसका इंस्टॉलेशन और विड्रॉल का कौन देगा, ओनर एजेंट मैनेजर प्रिपेयर करेगा प्लान, ठीक है ना। इन एवरी माइन जहाँ पे पावर सपोर्ट यूज हो रहा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ओनर एजेंट एंड मैनेजर टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पावर सपोर्ट एंड ए प्लान फॉर देयर विड्रॉल एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना।
पावर सपोर्ट के केस में ये करेगा, और सिंपल जो सपोर्ट वगैरह हम लोग लगा रहे हैं तो विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें मैनेजर करेगा। लेकिन पावर सपोर्ट के केस में ओनर एजेंट भी नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो प्लान जो रेफर किया गया है विड्रॉल मतलब पावर सपोर्ट के केस में, तो किससे अप्रूव होना चाहिए, सेल बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड विथ और विदाउट एनी नेसेसरी अमेंडमेंट बाय रीजनल इंस्पेक्टर बिफोर इंप्लीमेंटेशन। मतलब इंप्लीमेंटेशन करने से पहले, ये प्लान नहीं कि ओनर एजेंट मैनेजर बना के दे दिया तो हम लोग मान लेंगे कि जो सारा सही है, नहीं, उसको हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजेंगे। रीजनल इंस्पेक्टर हो सकता है उसको अप्रूव कर दिया, कुछ बोलेगा मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसके बाद ही हम लोग उस प्लान को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए किससे परमिशन ले, मतलब किसको देते हैं, कॉपी सपोर्ट प्लान मतलब विड्रॉल प्लान का या सपोर्ट प्लान का, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ से एमसीक्यू क्या बनता है कि विड्रॉल ऑफ सपोर्ट रेगुलेशन नंबर कितना है, 125 है। विड्रॉल ऑफ सपोर्ट के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर ये कौन देता है, वो मैनेजर देता है। लेकिन अगर पावर सपोर्ट का बात करता है तो उस केस में ओनर एजेंट मैनेजर। और पावर सपोर्ट के लिए जो हम लोग प्लान जो बनाते हैं सपोर्ट प्लान या इंस्टॉलेशन प्लान, वो किसके अनुसार जाएगा, वो सपोर्ट प्लान नहीं, मतलब यहाँ पे पावर सपोर्ट आर यूज मतलब कैसे इंस्टॉलेशन करना है और कैसे विड्रॉ करना है, तो वो किसके, वो पहले कॉपी किसको जाएगा, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को जाएगा, ठीक है ना। ये 4 से 5 और एक सेफ ये विड्रॉल ऑफ सपोर्ट कैसे करना है, पहले कॉर्नर निकालेंगे उसके बाद कोग निकालेंगे, ठीक है। पहले कोग निकालेंगे उसके बाद कॉर्नर निकालेंगे, ध्यान रखना। ये 4 से 5 यहाँ एमसीक्यू बना, ठीक है। 123 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होता है फुल फॉर्म क्या होता है, ये पहले ध्यान रखना। स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, ये कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, 123 में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि वही है ना, स्ट्राटा कंट्रोल और उसका मतलब सपोर्ट वगैरह लगा रहे हैं तो उसका मॉनिटरिंग भी करना है कि स्टार्टा को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, ओवर लाइन जो स्टार्टा लाई कर रहा है वो कैसे कंट्रोल करेंगे, और साथ में जो हम लोग कुछ डिवाइस वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका मॉनिटरिंग कैसे करना है, ये सारा चीज हम लोग का स्कैम्प में दिया हुआ है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, स्कैम्प, SCAMP। फुल फॉर्म क्या हो गया, स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट। तुम्हारा नेटवर्क में कुछ इशू होगा सुश कुमार, तुम्हारे नेटवर्क में उधर से कुछ इशू होगा, इधर सही है, ठीक है। हाँ हाँ, उसी का नेटवर्क में इशू होगा। तो ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, प्रत्येक माइंस का ऑनर एजेंट मैनेजर, ये देखो नया रेगुलेशन में आया, पुराने रेगुलेशन में नहीं था। प्रिपेयर, फॉर्मुलेट और क्या इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट है स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, किस बेसिस पे करेगा, बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी कंसिडरिंग द जियो टेक्निकल डाटा, इन्फॉर्मेशन मेथड किस तरीके से वो मेथड ऑफ डेवलपमेंट रहेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉल कैसा करेगा, किस तरीके से करेगा, एक्सट्रैक्शन एक्सकवेशन किस तरीके से करेगा, विच आल्सो इंक्लूड्स ए सपोर्ट्स प्लान टू सिक्योर द रूफ एंड साइड्स ऑफ द बिलो ग्राउंड वर्कप्लेस। साथ में क्या रहेगा, ये जो साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं उसमें साथ में सपोर्ट्स प्लान भी रहेगा इस कैंप में, कि हम लोग कैसे रूफ को सिक्योर कर रहे हैं, साइड को कैसे सिक्योर कर रहे हैं। तो ऑनर एजेंट मैनेजर यहाँ भी क्या करेगा, एक कॉपी जो स्कैम्प का है ना, स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, 123 में स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान हो गया, 124 में क्या हो गया, सेटिंग ऑफ सपोर्ट हो गया, और 125 में क्या हो गया, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा स्कैम्प का। तो ऑनर एजेंट मैनेजर किसी भी बिलो ग्राउंड वर्किंग में कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले, माइनिंग का कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो क्या करेगा, फ्रेम इन कॉन्जनेंस विथ स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, फ्रेम अंडर सब रेगुलेशन 1, जो सब रेगुलेशन 1 में स्कैम बनाया गया है। साथ में हम लोग क्या क्या लेंगे, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्टा मतलब RMR वगैरह क्या है, वो सारा चीज कंसीडर करेंगे, लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन वगैरह सारा चीज। लेकिन इसमें काम का नहीं है, इसमें काम का ये है, क्या काम का है कि अगर कोई माइंस पहले से चला आ रहा है, ठीक है ना, रेगुलेशन 2017 में आया है, स्कैम 2017 में इशू हुआ है, लागू किया करना है माइंस में। अभी कोई माइंस है पहले से डेवलपमेंट ऑपरेशन उसमें किया गया है, तो जैसे ये रेगुलेशन आया है ना, रेगुलेशन आने के 30 दिन के अंदर हम लोग को सपोर्ट प्लान शेल बी फ्रेम्ड विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ द कमिंग इन द फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन। मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 27 नवंबर 2017 को रेगुलेशन लागू हुआ है, तो सपोर्ट प्लान अगर कोई माइंस पहले से चला रहा है तो विद इन 30 डेज, मतलब 27 नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 26 फरवरी, ये 3 महीना हो रहा है ना, 12-1-2, 26 फरवरी 2018, 30 दिन ही बोल रहा है ना, विद इन 30 डेज बोल रहा है, मतलब 26/12/2017 को सपोर्ट प्लान फ्रेम हो जाना चाहिए और लागू हो जाना चाहिए माइंस में, ठीक है ना। और किसी माइंस से मान लो कि रेगुलेशन आने के बाद कोई माइंस स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या करेगा मैनेजर, एटलीस्ट 30 डेज बिफोर जो कॉपी ऑफ सपोर्ट प्लान रहेगा वो सबमिट करेगा रीजनल इंस्पेक्टर को। अगर कोई माइंस मान लो स्टार्ट नया नया होने वाला है तो उस केस में मैनेजर माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेगा। या मान लो होता है ना, अलग अलग पैनल भी होता है ना, कि अलग अलग पैनल का हम लोग डिपेयरिंग का परमिशन लेना है, ठीक है ना। तो उस केस में भी क्या होता है कि कैसा सपोर्ट प्लान हम लोग करेगा, तो सपोर्ट प्लान मैनेजर जो बना कर देगा,
एटलीस्ट 30 days बिफोर कॉपी ऑफ सपोर्ट प्लान किसको, रीजनल इंस्पेक्टर सबमिट करेगा। याद रखना कि सपोर्ट में कहीं भी चीफ इंस्पेक्टर अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना, सब जगह किसको देना है, रीजनल इंस्पेक्टर। रीजनल इंस्पेक्टर क्या बोल रहे हैं, जियो टेक्निकल और जियोलॉजिकल डाटा में क्या डिफरेंस है। जियोलॉजिकल कंडीशन तुम्हारा हो गया कि वहां पे मान लो फोल्ड हो गया, फॉल्ट हो गया, क्रैक हो गया, स्लिप्स हो गया, ये सारा जियोलॉजिकल आ गया। जियो टेक्निकल मतलब रोक मास रेटिंग कैसा है, आरक्यूडी क्या है, वो सारा उधर आ गया, ठीक है ना। सपोर्ट प्लान में क्या क्या रहेगा कि हम लोग सपोर्ट का परफॉर्मेंस भी देखेंगे, मतलब जो एनकरेज टेस्टिंग वगैरह करते हैं वो सारा चीज रहेगा। टेम्पोररी सपोर्ट का प्रोविजन रहेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सपोर्ट रहेगा, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट रहेगा, क्लियरिंग ऑफ होल्स ऑफ ग्राउंड रहेगा, ये सारा चीज इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, सपोर्ट प्लान के अंदर ही आएगा। विड्रॉल ऑफ सपोर्ट भी जो रहता है ना, जो 125 नंबर रेगुलेशन में अलग से दिया हुआ है, वो भी स्केम के अंदर ही आ रहा है, ठीक है ना। स्केम के अंदर जो हम लोग सपोर्ट प्लान सबमिट कर रहे हैं ना, तो जियोलॉजिकल तो यहाँ दिया हुआ है नहीं यार, देखो यहाँ लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन दिया हुआ है और जियो टेक्निकल यहाँ पे दिया हुआ है। साइंटिफिक स्टडी जो है ना, इसमें कंसिडरिंग द जियो टेक्निकल डाटा दोनों दिया हुआ है, तो वो नहीं पूछेगा जियो टेक्निकल जियोलॉजिकल, वो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। स्कैम याद रखना 123, 124, 125 जो बताए हैं, सब जगह कुछ भी अगर परमिशन लेने का बात यहाँ से करेगा, किसी भी जगह से बोलेगा तो हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर से लेंगे, ठीक है। माइंस का सपोर्ट प्लान कौन बनाएगा, वो मैनेजर। सपोर्ट प्लान भी मैनेजर बनाएगा, और विथड्रॉल भी जो करना है सपोर्ट का, उसका भी जो प्लान बनाएगा वो मैनेजर। अगर कहीं पावर सपोर्ट का इंस्टॉलेशन करना है या विड्रॉल करना है तो ओनर एजेंट मैनेजर, और 30 दिन पहले किसको, रीजनल इंस्पेक्टर को भी सबमिट करेगा। और सिंपल ये जो सपोर्ट प्लान बन रहा है स्कैम्प में, ये भी मैनेजर 30 दिन पहले स्टार्ट करने से पहले, माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो किसको, रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। इंडिया में जो भी रूफ बोल्टिंग होता है ना, वो मोस्टली सस्पेंशन थ्योरी पे बेस्ड है। क्या लास्ट लाइन, फिर लास्ट लाइन क्या बोले थे यार, कि सपोर्ट प्लान जो बनेगा ना या विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, वो मैनेजर बनाएगा, ठीक है ना। स्कैम्प जो बनाना है, स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, वो ओनर एजेंट मैनेजर रहेगा शामिल उसमें, ठीक है। और माइंस का सिंपल सपोर्ट प्लान जो बनाता है वो मैनेजर काफी रहता है। और मैनेजर क्या करेगा, सपोर्ट प्लान बनाएगा, तो ये नहीं कि तुरंत वो इंप्लीमेंट कर देगा अपना माइंस में, नहीं, उसके लिए वो रीजनल इंस्पेक्टर को सेंड करेगा, रीजनल इंस्पेक्टर उसको फाइनल करेगा कि हाँ आपका ये जो सपोर्ट प्लान है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता नहीं तो वो बोलेगा कुछ अच्छा मॉडिफाई कर दीजिए आप, ठीक है ना, वैसा हो सकता है। 123 नंबर में स्कैम्प है, 124 में वहां पर रेजिन कैप्सूल बोल्ट लगा देंगे। रेजिन कैप्सूल जो होता है ना वो लगाएंगे, सीमेंट वाला नहीं लगाएंगे, सीमेंट वाला फेल कर जाता है पानी वाले कंडीशन में। 24 में सेटिंग ऑफ सपोर्ट हो गया, 25 में विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। डायमेंशन क्या था, 5, 25, 75, इसका डायमेंशन जो बेस पीस का रहेगा जहां पे प्रोप सेट करेंगे। स्किन थ्योरी वगैरह नहीं है, जो मेन जो हम लोग अभी ठीक यहाँ कंसिडर करते हैं, रूफ बोल्टिंग, ठीक है ना। रूफ बोल्टिंग का 3 प्रिंसिपल होता है, एक सस्पेंशन थ्योरी होता है, बीम थ्योरी होता है और कीइंग थ्योरी होता है, ठीक है ना। तुम जिसको बोल रहे हो, क्या कौन सा थ्योरी बोल रहे हो यार, स्किन टू स्किन थ्योरी, देख लेते हैं स्किन का, कहीं तो कल कुछ मिला था। प्रिंसिपल ऑफ रूफ बोल्टिंग, देख लेते कल कहीं स्किन टू स्किन थ्योरी मिल रहा था, लेकिन स्किन वगैरह नहीं था। मेन जो वर्ड यूज होता है सस्पेंशन थ्योरी होता है, ठीक है ना। ये कहाँ चला जाता है, मिलता भी नहीं है। पैटर्न्स, हाँ, गोफ एज में जो सपोर्ट लगता है वो स्किन टू स्किन लगाते हैं, मतलब क्या कि वहां पे गलती से कोई भी आदमी घुस ना जाए उसमें। छोड़ो, स्किन वाला नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। वो स्किन टू स्किन सपोर्ट वो अलग होता है। इंडिया में जब प्रिंसिपल ऑफ रूफ बोल्टिंग का था, रूफ बोल्टिंग का 3 प्रिंसिपल होता है, एक सस्पेंशन थ्योरी होता है, बीम थ्योरी होता है, कीइंग थ्योरी होता है, ठीक है ना। पहले कीइंग थ्योरी पढ़ लेते हैं कि कीइंग थ्योरी हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जिसको की स्टोन भी बोला जाता है। कीइंग थ्योरी में क्या होता है, जो की ब्लॉक होता है ना, जैसे मान लो क्या होता है कि रूफ कैसा है, मतलब बहुत क्रैक वगैरह है, ठीक है ना, इस तरीके का रूफ है, मान लो रूफ यहाँ है, ठीक है ना, पूरा क्रैक वगैरह प्रेजेंट है। अब क्या है कि वहां पे हम लोग सर्च करेंगे कौन ऐसा ब्लॉक है कि अगर वो ब्लॉक अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा तो पूरा रूफ जो पीछे का जो मटेरियल है ना वो साथ में आ सकता है, तो ऐसा ब्लॉक को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, की ब्लॉक जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, की ब्लॉक।
ये होता है बहुत ही हाईली डिस्टर्ब्ड, अगर रूफ स्टार्टर रहा ना, हाईली डिस्टर्ब्ड, मतलब बहुत ज्यादा क्रेक रहा, क्रेक स्लिप्स, बहुत ज्यादा वैसा कंडीशन बहुत खराब रहा रूफ का, तो उस केस में हम लोग की स्टोन थ्योरी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये गैलरी हो गया, रूफ हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक ये ब्लॉक है, ठीक है ना, इस तरीके से मान लो रूफ है, ठीक है ना, बाकी अपना जो भी क्रैक रहा है बोल्डर ऊपर में जो भी रहा अलग अलग पार्ट में, ठीक है ना, है कि अगर मान लो ये ब्लॉक अगर मान लो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, ये निकल गया, तो सारा लोड ये जो रोक के रखा हुआ सारा लोड आ जाएगा। तो हम लोग मेन पर्पस क्या है कि ये जो की ब्लॉक है ना, इसी को गिरने ना दे, इसी को हम लोग स्टेबल कर दे, इसी को सपोर्ट लगा दे इसी में, तो रूफ बोल्टिंग हम लोग इसी में कर लेंगे। इसमें इंक्लाइंड एंगल पे भी हम लोग रूफ बोल्टिंग वगैरह कर सकते हैं। इंक्लाइंड एंगल ये सीधा दिखा रहे हैं ना, लग रहा है कि डिस्टर्ब है, तो हम लोग इस तरीके से भी सपोर्ट लगा सकते हैं, इस तरीके से भी सपोर्ट लगा सकते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि ब्लॉक को ही हम लोग प्रिवेंट कर देंगे, कि वो जो सारा लोड रोक के रखा हुआ है उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, उसी का मूवमेंट नहीं करने देंगे। तो वो होता है की स्टोन थ्योरी। ये कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाईली डिस्टर्ब ग्राउंड रहा, सरफेस मतलब ओवरलाइन स्टार्टर रहा, जहाँ पे बीम थ्योरी सस्पेंशन थ्योरी काम नहीं करता है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, की स्टोन थ्योरी से रूफ बोल्टिंग करेंगे, ठीक है। ये होता है सस्पेंशन इफेक्ट होता है, और ये क्या होता है, बीम थ्योरी होता है। सेकंड में बीम थ्योरी क्या होता है, ये मान लो पूरा लेयर्ड रोक रहा, ठीक है ना, इस तरीके से लेयर्ड रूफ रहा। एक बार तुम लोग शायद बताए भी थे कि मान लो तुम एक सिंगल पेज जो अपना कॉपी का एक सिंगल पेज ले लो, वो तुरंत इजीली फट जाएगा, लेकिन पूरा कॉपी का पेज ले लो, कंबाइन कर लो सारा पेज, तो वो फाड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना। तो वही होता है, बीम थ्योरी भी जस्ट उसी तरीके से काम करता है। इसमें क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है ना, ये लेयर को ही साथ में एक साथ बाइंड कर देंगे। अगर सिंगल लेयर रहता तो ये लेयर टूटेगा, तो ये भी लेयर आया था, लेकिन अब क्या है कि ये हम सपोर्ट पूरा लेयर्ड वाले रूप में जो स्टार्टर था, स्ट्रक्चर था लेयर्ड में, ही हम लोग पूरा रूफ बोल्टिंग कर दिए। अब क्या है कि ये अगर नीचे आना चाहेगा तो रूफ बोल्टिंग को रोक लेगा। अब सारा बीम, सारा क्या हो गया, लेयर अलग अलग नहीं रहा, एक तरीके से बीम के रूप में काम कर रहा है, एक मोटा बीम के रूप में काम कर रहा है। इसलिए क्या होता है, ये थ्योरी को हम लोग बीम थ्योरी बोलते हैं। इस बीम इफेक्ट में क्या होता है कि अगर इसका थिकनेस, एक बीम का एक लेयर का थिकनेस अगर 5 है ना, अगर साथ में हम लोग अलग लेयर को जोड़ दे रहे हैं, तो इसका सीधा स्क्वायर जो स्ट्रेंथ जो देगा ना रूफ सपोर्ट, इसका रूफ बोल्टिंग कर देंगे तो 25 टाइम्स से इंक्रीज हो जाता है। ऐसा है, एक रफ डाटा है कि अगर बीम, इफ बीम इज 5 टाइम्स थिकर, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज बाय 5 का स्क्वायर, मतलब 25 टाइम्स, ये बीम इफेक्ट होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, सस्पेंशन थ्योरी। सस्पेंशन थ्योरी में क्या होता है कि अगर वीक इमीडिएट रूफ रहा, उसको सस्पेंडेड कर देंगे क्या, ओवरलाइंग थिक बेड से, जिसको सेल्फ सपोर्टिंग भी बोलते हैं। मतलब क्या है, ये ओवरलाइंग थिक बेड हम लोग मिल जाता है, तो इस केस में रूफ बोल्टिंग यहाँ तक इंसर्ट कर देंगे। अब क्या है कि रूफ बोल्टिंग फिक्स हो गया, अब ये लेयर जैसे आने की कोशिश करेगा, फिर ये रूफ बोल्टिंग के सारे रुक जाएगा, तो नीचे नहीं आने देगा। तो ये सस्पेंशन थ्योरी हो गया। तो इंडियन कोल माइंस में क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन मेथड ये होता है ना, या बीम थ्योरी होता है या सस्पेंशन थ्योरी होता है, बीम या सस्पेंशन। जैसा रूफ रोक रहा, कीइंग थ्योरी बहुत कम यूज होता है, लेकिन बीम और सस्पेंशन थ्योरी इंडिया में ज्यादा यूज करते हैं दोनों, ठीक है ना। बीम और सस्पेंशन थ्योरी के बेस पे रूफ बोल्टिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रिंसिपल हो गया। बीम थ्योरी में क्या है, लेयर्ड रूफ बाइंड, लेयर्ड रूफ को बाइंड टुगेदर कर देंगे, और वो सारा जो लेयर्ड रूफ था वो एक एज ए सिंगल बीम, ठीक है ना। सस्पेंशन थ्योरी में क्या है, वीक इमीडिएट रूफ आर सस्पेंडेड फ्रॉम एन ओवरलाइंग थिक बेड, और खुद एक तरीके सेल्फ सपोर्टिंग रूप में काम करता है। कीइंग थ्योरी में क्या करेंगे हम लोग, प्रिवेंट फेलियर ऑफ की ब्लॉक, ये प्रिंसिपल ऑफ रूफ बोल्टिंग हो गया, ठीक है। अब आता है क्या, रूफ बोल्ट जो होता है ये एक्टिव सपोर्ट होता है, और वुडन प्रूफ क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिव सपोर्ट और पैसिव सपोर्ट कौन है इसमें, ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव सपोर्ट। तो रूफ बोल्टिंग एक्टिव सपोर्ट है कि जैसे लगा ये लोड लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। रूफ बोल्टिंग जैसे इंस्टॉल किए ये लोड लेना स्टार्ट करती है, इसलिए इसको एक्टिव सपोर्ट बोलते हैं। और वुडन प्रूफ क्या होता है, चौक कोक क्या होता है, पैसिव सपोर्ट। मतलब क्या, इसको हम लगा के रखे हैं, ठीक है ना, जब ऊपर से स्टार्टर सेक करेगा, स्टार्टिंग में लेयर है, ठीक है ना, लगा हुआ है, अभी इस पे लोड नहीं आया है, लेकिन जब क्या, जब इस पे ये सेक करेगा, स्टार्टर टूटेगा, तब ये नीचे से सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। ये पैसिव सपोर्ट इसलिए बोला जाता है कि जैसे लगाए हैं तुरंत ये लोड लेना स्टार्ट नहीं करता है, जब स्टार्टर सेग करेगा, सेगिंग होगा स्टार्टर का, तो उस टाइम ये लोड लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। वुडन प्रूफ चौक चौक कोक कौन हो गया, पैसिव सपोर्ट हो गया। और ये सबको कन्वेंशनल सपोर्ट भी बोला जाता है, लेकिन एक्टिव पैसिव ज्यादा ध्यान में रखना। अब आता है एक आरएमआर आता है, रोक मास रेटिंग। आरएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, रोक मास रेटिंग। हाइड्रोलिक और फ्रिक्शन प्रूफ भी एक्टिव सपोर्ट है वो लोग भी, ठीक है ना। हाइड्रोलिक प्रूफ, फ्रिक्शन प्रूफ वगैरह भी सारा एक्टिव सपोर्ट है। नहीं, कन्वेंशनल हो गया जो पुराना जमाने का हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं ना, वो कन्वेंशनल सपोर्ट हो गया। अब लॉन्ग वॉल में पावर सपोर्ट वगैरह जो हो गया, ये सब नया सपोर्ट है ना, तो वो सब कन्वेंशनल सपोर्ट नहीं है। कन्वेंशनल सपोर्ट जो हम लोग पुराने तरीके से पता है, ट्रेडिशन एक चला हुआ आ रहा है, परंपरागत सपोर्ट वैसा जो होता है। हाइड्रोलिक प्रूफ भी हम लोग लेटेस्ट है, सब नया वाला है, लेटेस्ट है। पुराने जमाने में हम लोग बोल्टिंग कोक प्रोप वगैरह लगाते थे, ये सब को कन्वेंशनल सपोर्ट बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। आरएमआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, रोक मास रेटिंग। रोक मास रेटिंग में हम लोग 5 पैरामीटर कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखना।
मेन याद रखो, सपोर्ट्स को एक्टिव सपोर्ट बोलते हैं, पैसिव सपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव सपोर्ट कौन होता है, जैसे लगाए और लोड लेना स्टार्ट हो गया, एक्टिव सपोर्ट हो गया। पैसिव सपोर्ट कौन हुआ, जो स्टार्टर सेट किया उसके बाद वो एक्ट करना स्टार्ट हो गया, तो पैसिव सपोर्ट होता है। कन्वेंशनल सपोर्ट, जो पुराना सपोर्ट है ना, वो कन्वेंशनल सपोर्ट हो गया। प्रेशर आर्क थ्योरी वगैरह अलग है। ठीक है, रोक मास रेटिंग, ये 5 पैरामीटर कंसीडर किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे टिम्बरिंग है ये, प्रोप सपोर्ट, सफारी सपोर्ट वगैरह था, पुराने जमाने का सपोर्ट है। पुराने जमाने के सपोर्ट को हम लोग इस तरीके से बोल दो कि कन्वेंशनल सपोर्ट है, ठीक है ना। पुराना जमाने का सपोर्ट का एग्जांपल प्रोप सपोर्ट, कॉग सपोर्ट, ये सब पुराने जमाने का सपोर्ट है। पहले के टाइम में तो पावर सपोर्ट, प्रोप सपोर्ट वो सब नहीं था। हाँ, हाइड्रोलिक प्रोप एक्टिव सपोर्ट है, ठीक है ना। वो सब है कि जैसे लगाए पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करता है। हाँ, टिम्बरिंग मतलब लकड़ी वाला सपोर्ट। ठीक है ना। इसमें रोक मास रेटिंग में 5 पैरामीटर कंसीडर किया जाता है। क्या क्या होता है, लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चरल फीचर्स, रोक वेदरेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रूफ रोक और ग्राउंड वाटर सीपेज। ये CMRI ये रोक मास रेटिंग से है ना, हम लोग पता करते हैं कि रूफ का कंडीशन कैसा है, ठीक है ना। वेरी पुअर कैटेगरी में आता है या गुड कैटेगरी में आता है। तो रोक मास रेटिंग के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, जो अपना सपोर्ट डिजाइन करते हैं, सपोर्ट लगाते हैं, वो रोक मास रेटिंग के अनुसार लगाते हैं। अगर मान लो किसी का RMR बहुत ज्यादा अच्छा है, मान लो RMR 90 हो गया, तो हो सकता है सपोर्ट नहीं भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा हो गया, ठीक है ना। मतलब रोक मास रेटिंग क्या है कि रोक का क्या कंडीशन है, उसके अनुसार रोक का क्वालिफिकेशन, रूफ रोक का क्वालिफिकेशन किया जाता है। क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन किया जाता है कि कैसा सपोर्ट है, ठीक है। मतलब कैसा वो रूफ है, वेरी पुअर कैटेगरी में आ रहा है, पुअर कैटेगरी में आ रहा है, गुड कैटेगरी में आ रहा है, वेरी गुड कैटेगरी में आ रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है ना। उसके अनुसार हम लोग सपोर्ट का डिजाइन करते हैं। जो माइंस सपोर्ट प्लान बनाएगा ना, माइंस का मैनेजर, वो इसी बेसिस पे बनाएगा। मतलब RMR रूफ रोक का क्या है उसके अनुसार, ठीक है ना। तो रूफ रोक का RMR हम लोग फिर कैसे डिसाइड करते हैं कि RMR कितना है, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर कंसीडर किया जाता है। तो लेयर थिकनेस होता है, जिसका रेटिंग 30 रहता है। स्ट्रक्चरल फीचर 25, ये डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बता रहे हैं आ रहे हैं आगे आ रहे हैं। ये पहले समझो ना, रोक मास रेटिंग में कौन कौन सा 5 पैरामीटर आता है। लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चरल फीचर्स, रोक वेदरेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रूफ रोक और ग्राउंड वाटर सीपेज, ये 5 फैक्टर कंसीडर करते हैं। ये 5 फैक्टर डिटेल निकालते हैं कि जो इमीडिएट रूफ है 2 मीटर वाला, ये गैलरी का विड्थ हो गया, ठीक है ना। ये इमीडिएट रूफ हो गया 2 मीटर तक का, उसका लेयर, पहला क्वेश्चन होगा कि RMR का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि RMR में कौन कौन सा पैरामीटर कंसीडर किया जाता है। ये 5 पैरामीटर है, 5 में मान लो कि हो सकता है कि चारों का चारों सही दे दे, चारों ऑप्शन में, या हो सकता है कि एक सही दे बाकी ना दे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से MCQ बन सकता है, ठीक है। तो लेयर थिकनेस हो गया कि इमीडिएट रूफ मतलब जो है उसका लेयर का थिकनेस क्या है। स्ट्रक्चरल फीचर क्या है, कुछ वहाँ पे फोल्ड वगैरह कुछ वैसा सिचुएशन तो प्रेजेंट नहीं है। रोक वेदरेबिलिटी टेस्ट करते हैं कि यहाँ से सैंपल लेके उसका हम लोग एक लैब में टेस्टिंग करते हैं, तो वो होता है रोक वेदरेबिलिटी। स्ट्रेंथ ऑफ रूफ रोक निकालते हैं कि रूफ जो रोक है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, फिर ग्राउंड वाटर सीपेज से कंडीशन क्या है। हाँ, उसको स्लेक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। जो वेदरेबिलिटी करते हैं, रोक वेदरेबिलिटी का जो टेस्ट होता है वो स्लेक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। लॉन्गवॉल में याद रखो पावर्ड रूफ सपोर्ट यूज करते हैं, 2 लेग 4 लेग्स का पावर्ड रूफ सपोर्ट, ठीक है। ये 5 पैरामीटर तुम नोट कर लेना, ये सब PDF इसका अपलोड हो जाएगा, तो PDF में भी तुम लोग देख लेना, ठीक है ना। LSRSG शॉर्ट तरीका ये है, LSRSG, ठीक है ना। SG से लास्ट में याद कर लो कि सौरभ गांगुली है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ रूफ रोक, जिससे ग्राउंड वाटर प्रेशर हो गया। R से याद कर लो रिकी पॉन्टिंग है, कैप्टन क्रिकेटर वाला, ठीक है ना, रिकी पॉन्टिंग। R से क्या हो गया, रोक वेदरेबिलिटी, इसी तरह से याद ही रखना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेयर थिकनेस में लारा याद रख लो, ब्रायन लारा, इसमें सब देश का जो क्रिकेटर है ना उसका नाम है, ठीक है ना। लारा हो गया, S से सचिन, R से रिकी पॉन्टिंग, SG से सौरभ गांगुली। L से क्या हो गया, लारा से लेयर थिकनेस, S से क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फीचर हो गया, R से रिकी पॉन्टिंग में क्या हो गया, रोक वेदरेबिलिटी, ठीक है। S से क्या हो गया, स्ट्रेंथ, जिस हो गया क्या, ग्राउंड वाटर सीपेज। ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर नाम आ रहा है ना, ST आ रहा है, तो स्ट्रक्चरल फीचर हो गया, ठीक है। रोक वेदरेबिलिटी देखो पहला याद रहेगा इजिली, लेयर थिकनेस लारा से, ST से क्या हो गया, सचिन तेंदुलकर, स्ट्रक्चरल फीचर्स, SG से क्या हो गया लास्ट में, सौरभ गांगुली वाले से, स्ट्रेंथ ऑफ रोक और ग्राउंड वाटर सीपेज, ठीक है ना। एक रोक वेदरेबिलिटी रिकी पॉन्टिंग से। ये 4 क्रिकेटर के नाम से याद कर लो, ठीक है। जिसको क्रिकेट पता होगा उसको नाम याद पता होगा, नहीं तो पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अपना तरीके से याद करना, जिसको क्रिकेटर का नाम याद नहीं है।
जो क्रिकेट नहीं देखा है। अब आरएमआर और रूफ कैटेगरी क्या होता है, देखो यहां से आरएमआर कैलकुलेट करेंगे। रेटिंग कुछ नहीं है, 30, 25, 20, 15, 10 है, ठीक है ना। ये जो रेटिंग है 30, 25, 20, 15, 10 है। क्या याद रखना है, लेयर थिकनेस, एल से हो गया लारा, लेयर थिकनेस। तो बताएं तो यार एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आ सकता है कि ये जो 5 पैरामीटर है ना, ये 5 पैरामीटर में हो सकता है 3 सही दे दे, 1 गलत दे दे, ठीक है ना। लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चरल फीचर, रॉक वेरिएबिलिटी दे दे, और एक चौथा ऑप्शन कुछ दूसरा चीज दे दे, ये दोनों ऑप्शन ना दे, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन गलत है क्वेश्चन पूछ सकता है। या 5 पैरामीटर में 4 सच्ची, सब सही सही दे देगा, बोल देगा ऑल ऑफ द अबव, ऐसा वाला, ठीक है ना एमसीक्यू क्वेश्चन। एल एस टी हो गया स्ट्रक्चरल फीचर, आर से हो गया रॉक वेरिएबिलिटी, लास्ट में सौरभ अंगली बच रहा है, इससे क्या हो गया स्ट्रेंथ, और जी से हो गया ग्राउंड वाटर सीपेज। अब कौन सा स्ट्रेंथ लेना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद रखना है, ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक। अब ये जो पांचों फैक्टर है ना यहाँ पे, इस 5 फैक्टर के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे कि आरएमआर का वैल्यू कितना आ रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 0 से 20 आ रहा है आरएमआर, 20 से 40 आ रहा है, 40 से 60 आ रहा है, 60 से 80 आ रहा है, 80 से 100 किस कैटेगरी में आ रहा है। 0 से 20 तो रूफ कैटेगरी हो गया वेरी पुअर, 20 से 40 पुअर, 40 से 60 फेयर, 60 से 80 गुड, 80 से 100 वेरी गुड। ये 5 है, ठीक है। इसे पूछ सकता है कि आरएमआर किसी रूफ रॉक का 50 है तो किस कैटेगरी में आ रहा है, फेयर में आ रहा है। 0 से 20 मतलब क्या कंसिडर करना है, 0 से 19 तक यहाँ आएगा। 20 से 40 में क्या कंसिडर करना है, 0 से 20 यहाँ आ रहा है ना, अप टू 20, हाँ 0 से 20, तो फिर यहाँ 21 से 40 वाला हो जाएगा, 41 से 60 ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन डाटा जो कहीं भी लिखा हुआ है तो इसी तरीके से समझेगा, लेस देन 20, ठीक है। ये डाटा सिर्फ याद रखना। और बीच वाला कहीं पूछता है कि 50 है तो किस कैटेगरी में आएगा, 70 है किस कैटेगरी में आएगा, तो इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब एक यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है क्या, कि तुम्हारे माइंस में मान लो बोल्ट डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या हो गया कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया को सपोर्ट करने के लिए कितना बोल्ट चाहिए, ये हो गया बोल्ट डेंसिटी। इसी तरीके से होता है प्रोप डेंसिटी, कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया को सपोर्ट करने के लिए, 1 स्क्वायर मीटर एरिया को सपोर्ट करने के लिए कितना प्रोप चाहिए, ठीक है ना। यूनिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोप पर स्क्वायर मीटर एरिया, ठीक है ना। कि 1 स्क्वायर मीटर को सपोर्ट करने के लिए कितना प्रोप चाहिए, तो प्रोप डेंसिटी हो गया। अब बोल्ट डेंसिटी क्या हो गया कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया को सपोर्ट करने के लिए कितना बोल्ट चाहिए, तो बोल्ट डेंसिटी हो गया, ठीक है, वो डिफिनेशन है। यहाँ जो क्वेश्चन आता है कि मान लो तुम्हारे माइंस का आरएमआर अलग अलग है, किसी जगह पे आरएमआर 40 दिया हुआ है एक रूफ रॉक का, दूसरे का आरएमआर 50 दिया हुआ है। जहां पे आरएमआर 40 निकला है वहां पे है कि लेयर थिकनेस 0.8 मीटर का है, और जहां पे आरएमआर 50 निकला है वहां पे लेयर थिकनेस है कितना है, 1.2 मीटर। तो बोलता है कि हम लोग कंबाइंड आरएमआर निकालना हुआ तो पूरे माइंस का आरएमआर क्या है, उस केस में क्या बोलेंगे, तो जो पूरे माइंस का आरएमआर हो जाएगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ बेड थिकनेस इंटू आरएमआर। बेड थिकनेस कितना है 0.8, आरएमआर कितना हो गया 40, प्लस बेड थिकनेस कितना है 1.2, और आरएमआर कितना हो गया 50, डिवाइड बाय बेड थिकनेस 0.8 प्लस 1.2, ठीक है। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ कंसीडर कर लो यार जरा सा। आरएमआर का ये पता चला, कंबाइंड आरएमआर कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला ये है, समेशन ऑफ मतलब बेड थिकनेस इंटू आरएमआर, पहला आरएमआर इंटू बेड थिकनेस 1 प्लस आरएमआर 2 इंटू बेड थिकनेस 2 डिवाइड बाय बेड थिकनेस 1 प्लस बेड थिकनेस 2, ठीक है ना। ये कंबाइंड आरएमआर का एक फॉर्मूला हो गया। अगर आरएमआर ऑफ रूफ इज 40 और लेस, 40 या उससे कम है, तो उस केस में हम लोग सीमेंट कैप्सूल यूज नहीं करेंगे, रेजिन ग्राउटेड बोल्ट यूज करेंगे, रेजिन वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। ये जो आरएमआर का जो फॉर्मूला होता है कंबाइंड आरएमआर का, समेशन ऑफ बेड थिकनेस, लेयर का थिकनेस कितना है, इंटू आरएमआर डिवाइड बाय समेशन ऑफ बेड थिकनेस, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना। यहीं पे जैसे मान लो ये एक लेयर है ना, अलग अलग लेयर है, ठीक है। हम इसी जगह पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। इस लेयर का थिकनेस 0.8 है, आरएमआर 30 है, इसका थिकनेस 1.20 है, आरएमआर 40 है, यहाँ पे थिकनेस 1.2 है, आरएमआर 50 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ बेड थिकनेस इंटू आरएमआर है, तो फर्स्ट में बेड थिकनेस कितना है 0.8, आरएमआर 30 प्लस 1.0 इंटू 40 प्लस 1.2 इंटू 50 डिवाइड बाय कंबाइंड ऑफ आरएमआर का थिकनेस कितना है, बेड थिकनेस 0.8 प्लस 1 प्लस 1.2,
ये जो भी आरएमआर आएगा इसके अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि रूफ किस कैटेगरी में आ रहा है। पूरा कंबाइंड माइंस आरएमआर क्या है इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आरएमआर का रूफ का आरएमआर 40 या उससे कम रहेगा, फेयर या पूरे वाले कैटेगरी में रहेगा, तो उस केस में हम लोग फेयर या नीचे वाले कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट कैप्सूल यूज नहीं करेंगे। रूफ बेल्टिंग के लिए क्या यूज करेंगे, रेजिन ग्राउट बोल्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम लोग को ये चीज पढ़ाते हैं तब इंटरेस्टिंग लगेगा। पोल कमेटी रिपोर्ट क्या दिया हुआ है, कहीं कहीं पे किसी माइंस में एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ था, तो वहां पे फिर कमेटी बैठाया गया था, तो उस कमेटी को नाम दिया गया था पोल कमेटी। अब वो रिपोर्ट दिया कि लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट कितना होना चाहिए, शुड बी एटलीस्ट 1/3 ऑफ द विड्थ ऑफ द गैलरी। ये गैलरी का विड्थ है ना, ये विड्थ हो गया, तो लेंथ ऑफ होल मतलब क्या होगा, रूफ बोल्ट एटलीस्ट विड्थ बाय 1/3 ऑफ द विड्थ ऑफ द गैलरी, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट इतना चाहिए। और हाउ एवर लेंथ जो होना चाहिए रूफ बोल्ट का 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पोल कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार गैलरी का विड्थ मान लो कहीं दिया हुआ है कि 6 मीटर है, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट कितना होना चाहिए, 1/3, 3 दूना 6 मतलब 2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब आता है बोल्टिंग डेंसिटी कि 1 स्क्वायर मीटर पे हम लोग कितना डेंसिटी मतलब बोल्ट लाएंगे। अब है कि रूफ कैसा है, पुअर रूफ है, फेयर रूफ है या गुड रूफ है। अगर फेयर रूफ रहा, ठीक है ना, ये रूफ का फेयर कैटेगरी कहाँ से लाए हैं हम लोग, अभी जो जस्ट पढ़े हैं ना, ये फेयर गुड पुअर 40 से 60, 60 से 80 और उधर 20 से 40। फेयर रूफ रहेगा तो 1 स्क्वायर मीटर में 1 बोल्ट लगाएंगे। पुअर रूफ रहेगा तो 1 स्क्वायर मीटर में 1.2 to 1.5 बोल्ट लगाएंगे। ठीक है, और गुड रूफ रहा तो 0.7 बोल्ट 1 स्क्वायर मीटर में लगाएंगे। 1 स्क्वायर मीटर को 0.7 बोल्ट भी लगा के सपोर्ट कर सकते। 0.7 बोल्ट तो होता नहीं, हम लोग 1 बोल्ट लगाएंगे, मतलब होता है ना एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, कि एक रूफ बोल्ट यहाँ लगाए हुए हैं, ठीक कितना एरिया को सपोर्ट किया हुआ है, दूसरा रूफ बोल्ट लगा रहे तो कितना एरिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे। ये जो निकाला हुआ है इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। पुअर रूफ में कितना रहेगा, फेयर क्या देखो, फेयर बीच में आता है, मतलब एवरेज कैटेगरी वाला रूप रहेगा तो मस्त उसमें 1 लगाएंगे, तो गुड वाले मुझसे कम ही लगाएंगे ना, कि फेयर हो गया एवरेज कैटेगरी रूप है, एवरेज से भी अच्छा रूप है तो वहाँ पे बोल्ट डेंसिटी कम हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। और पुअर हो गया वो मतलब एवरेज से खराब है तो बढ़ गया बोल्ट डेंसिटी 1.2 to 1.5। ठीक है, और जंक्शन में ये पिलर है, ये जंक्शन हो गया, ठीक है ना, जंक्शन में बोल्ट डेंसिटी 25% से इंक्रीज कर देना है, VVI है। जंक्शन में बोल्ट का डेंसिटी जितना भी बोल्ट लगाने का रहता है ना, जैसे फेयर रूप है तो 1 बोल्ट काम चल जाता है, लेकिन 25% से इंक्रीज कर देना है, तो 0.25 मतलब 1.25 बोल्ट लगाना होगा 1 स्क्वायर मीटर पे। ठीक है ना, जंक्शन में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ रूफ बोल्ट इंक्रीज हो जाएगा 25% से। बियरिंग प्लेट, जिसको हल्का सा डोम वाशर प्लेट ही बोलते हैं, मतलब बियरिंग प्लेट जो होता है पूरा फ्लैट नहीं होता, हल्का सा डोम, हल्का सा फोल्डेड रहता है, रूफ को अच्छे तरीके से सपोर्ट करे। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना होता है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, हम यहाँ 150 mm लिखे हुए हैं, और हाइट कितना होगा 8 mm होगा, थिकनेस कितना होगा 8 mm होगा। ठीक है, यहाँ एक होल रहता है इसमें। बेरिंग प्लेट का डायमेंशन क्या होगा, 150 इंटू 150 इंटू 8। ठीक है ना, MM में सारा यूनिट है। अब बोला जाता है कि डोम वाशर प्लेट मतलब क्या, पूरा फ्लेट नहीं होता, ये हल्का सा मान लो जो बेरिंग प्लेट होता है ना, हल्का सा उठा हुआ रहता है। तो जब 14 टन द मिनिमम लोड एट विच डोम्ड वाशर प्लेट विल बिकम फ्लेट शुड बी एटलीस्ट 14 टन। मतलब रूफ बोल्ट के लिए जो बेरिंग प्लेट यूज कर रहे हैं ना, डोम वाशर प्लेट, डोम शेप का, तो क्या होता है कि जब कहीं है क्या रूफ बोल्टिंग का फोटो दिखाते हैं, तो ये सब जो रूफ बोल्टिंग दिख रहा है ना, ये बेरिंग प्लेट दिख रहा है ना, ये बेरिंग प्लेट है, तो पूरा फ्लेट नहीं रहता है, ठीक है ना, हल्का सा ये इस तरीके से रहता है। ठीक है ना, तो वो 14 टन जब लोड पड़ेगा ना उसके ऊपर तो फ्लेट होना चाहिए, तब बोले हैं कि अच्छा बेरिंग प्लेट मस्त मटेरियल का बना हुआ अच्छा है। ठीक है, अब बोल्ट का परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, जिसके लिए हम लोग एनकरेज टेस्टिंग करेंगे। क्या पूछ रहे हो, बोल्ट का डायक लेंथ कितना रहेगा, कम से कम वैसे 1.5 मीटर जरूर रहना चाहिए, और डायमीटर 22 mm रहेगा। ठीक है ना, बोल्ट क्या होता है, एक साइड थ्रेडेड होता है ना, ये तो थ्रेडेड रहा, थ्रेडेड पोर्शन का लेंथ कितना रहेगा, 150 प्लस माइनस 5 mm। ठीक है, ग्लास बियरिंग प्लेट नहीं पता है उसके बारे में, थोड़ा वो सब काम का नहीं है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस वही हम पढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ, प्लस माइनस 5 mm, मतलब 5 mm का एयर रख सकते हैं, 145 भी जा सकता है, 155 भी जा सकता है, मिनिमम लेंथ ऑफ जो थ्रेड रहेगा। ठीक है ना, अब पूरा ये रूफ बोल्ट और स्ट्रेट है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, 200 जो रूफ बोल्ट प्रोड्यूस होगा ना, उसमें से एक बोल्ट को भी रेंडमली निकाल लिया जाएगा टेस्ट करने के लिए, स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए कि रूफ बोल्ट पूरा स्ट्रेट है कि नहीं। और टेंसाइल टेस्ट देंगे रूफ बोल्ट का, मतलब खींचना है रूफ बोल्ट को, इधर से प्रेशर लगाएंगे, इधर से प्रेशर लगाएंगे, ये कितना भी ये फेल कर रहा है तो उसके लिए कितना लोड, मतलब 60 टन, अगर अच्छा रूफ बोल्ट रहेगा तो 60 टन
शुड नॉट फेल अप टू 60 टन लोड। 60 टन लोड तक खींचेंगे ना तब तक फेल नहीं करेगा, उससे ज्यादा में फेल करना चाहिए। ये टेंसाइल टेस्ट हो गया। स्ट्रेट का सीधा है कि नहीं ये रूफ बोल्ट चेक करने के लिए 200 बोल्ट में एक बोल्ट रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये बोल्ट का स्पेसिफिकेशन हो गया। मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टील प्रोप सेल बी 20 टन एंड कोग और चोक का 30 टन दिया हुआ है। मिनिमम लेंथ जो रूफ बोल्ट का होगा ना, रूफ बोल्ट का मिनिमम लेंथ 1.5 मीटर, जो बताया ना कि विड्थ गैलरी का विड्थ का 1/3 हो सकता है, नहीं तो मिनिमम कितना होगा 1.5 होगा ही। अगर मान लो गैलरी कहीं विड्थ 4 है तो गैलरी के अनुसार कितना हो जाएगा, विड्थ के अनुसार 4/3 करेंगे तो 1.3 के लगभग हो जाएगा। तो उस केस में क्या 1.3 रखेंगे, नहीं, उस केस में भी हम लोग को मिनिमम लेंथ 1.5 मीटर रखना है। तो मिनिमम लेंथ और रूफ बोल्ट वही है 1.5 मीटर। मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी जो स्टील प्रोप यूज करते हैं तो 20 टन होना चाहिए। स्टील प्रोप का 20 टन है तो कोग का मतलब वुडन प्रोप का कुछ कम ही रहेगा, डाटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कोग या चोक सपोर्ट का 30 टन होना चाहिए, ठीक है। अब रूफ बोल्ट का भी क्या करते हैं हम लोग, परफॉर्मेंस चेक करना है, जैसे मान लो स्ट्रेटनेस है कि नहीं, सीधापन है, सीधा है कि नहीं, टेंसाइल टेस्ट कितना दे रहे हैं तो फेल हो रहा है। तो रूफ बोल्ट और उसके कंपोनेंट का ना हम लोग कुछ बुक में 18 से 22 टन है कोग का, कौन सा बुक में दिया हुआ है, अच्छा एक बार डीजे में सर्कुलर में हेक्सागोनल अच्छा ये एक बार हम भी किसी बुक से लिए, हम एक बार सर्कुलर में कंफर्म कर लेंगे, ठीक है ना। सर्कुलर में अगर दिया होगा तो बता देंगे, नहीं तो फिर डाटा अगर वैसा कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। रूफ बोल्ट और उसके कंपोनेंट का है ना हम लोग एक्सेलरेटेड वेदरिंग टेस्ट करेंगे। उसमें क्या होता है, जो माइन वाटर कंडीशन होता है, इसका पीएच कितना होता है, ग्रेटर देन 4 होता है, उसमें 20 दिन के लिए रूफ बोल्ट को रख देते हैं। माइन वाटर कंडीशन जिसका एसिडिक नेचर का होता है, पीएच 4 से ज्यादा होता है, तो 20 दिन के लिए वहां पर रखते हैं। तो उसमें क्या होगा, जंग लगने का चांस रहेगा। तो उसमें केस में जो लॉस ऑफ वेट होना चाहिए ना 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5% से ज्यादा होगा वेट लॉस रूफ बोल्ट का, तो फिर वो रूफ बोल्ट को डिस्कार्ड कर देंगे, बोलेंगे ना वो जो लोड आया है गलत लोड आया हुआ है, वो लोड सही नहीं है, ठीक है ना। तो रूफ बोल्ट का एक्सेलरेटेड वेदरिंग टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, 20 दिन के लिए उसको जो माइन का वाटर जो रहता है ना, एसिडिक माइन वाटर कंडीशन में उसको रखते हैं, माइन वाटर कंडीशन में। और उसमें कि कुछ डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब उसका जो टोटल वेट लॉस होना चाहिए 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये जो ऊपर में दिख रहा है प्लेट टाइप से, इसी को डब्ल्यू स्ट्रेप बोलते हैं, डब्ल्यू स्ट्रेप क्या है, एक साइड यहाँ पे चोक लगा हुआ है, मतलब कोक सपोर्ट लगा हुआ है, एक साइड कोक सपोर्ट लगा हुआ है, और बीच में मान लो यहाँ क्रैक स्लिप वगैरह कुछ होगा ना, तो उस केस में क्या करते हैं, देखो इसका डब्ल्यू शेप इसलिए बोल रहे हैं, ये देखो इस तरीके से आया है, हल्का सा यहाँ कर्व होता है, फिर इस तरीके से गया है, फिर इस तरीके से गया, ठीक है। डब्ल्यू कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू इस तरीके से लिखते हैं, तो ये पूरा एग्जैक्ट डब्ल्यू फिगर नहीं बनेगा तुम्हारा, मतलब इस तरीके से बनेगा, इसलिए इसको डब्ल्यू स्ट्रेप बोला जाता है, ठीक है ना। ये डब्ल्यू स्ट्रेप में क्या करेंगे, बीच बीच में हम लोग रूफ बोल्टिंग उसी में कर देंगे, तो क्या होगा इसके थ्रू पूरा एक एरिया जो इंटायर एरिया है ना यहाँ से यहाँ तक का वो सपोर्ट हो जाता है। ये डब्ल्यू स्ट्रेप होता है, क्रैक वगैरह प्रेजेंट रहता है ना, तो उस केस में हम लोग इसके थ्रू करते हैं। मान लो यहाँ पे क्रैक इस तरीके का प्रेजेंट होगा उधर डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये माइनस के अंदर जा रहा होगा ऐसा क्रैक, तो हम लोग दोनों साइड से करेंगे। एनकरेज टेस्टिंग कुछ बोले नहीं थे, अभी आप बताएंगे। एनकरेज टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग 10% बोल्ट को रैंडमली चूज करते हैं और उसका एनकरेज टेस्टिंग करते हैं। उसमें से 10% जो बोल्ट होता है ना, उसमें से 1% का हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं कि जब तक वो बोल्ट वहां से निकल ना जाए अपने जगह से। रूफ बोल्टिंग क्या हुआ है, जब तक अपने जगह से निकल ना जाए, लिखने में टाइम लग रहा है ना, तो सुनो ना, ये पीपीटी हम अभी तुरंत अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, पीडीएफ है तो पीडीएफ से तुम लोग लिख लेना, ठीक है। एनकरेज टेस्टिंग कितना करेंगे, 10% जो रहेगा उसमें 9% का डिजाइन कैपेसिटी पे करेंगे कि हाँ ये रूफ बोल्ट 10 टन लोड ले सकता है, तो 10 टन ही लोड देंगे उसको। और 1% डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मतलब जब तक वो रूफ बोल्ट अपनी जगह से निकल ना जाए, ठीक है ना। हाँ वही डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, वही एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, क्या एग्जाम में पूछ रहा है, एनकरेज टेस्टिंग कितना % बोल्ट का पूछ रहा है, या डिस्ट्रक्टिव मतलब एनडीटी पूछ रहा है, या डिजाइन कैपेसिटी पे पूछ रहा है। और ये जो टेस्टिंग जो होगा ना, रूफ बोल्टिंग जो करेंगे उसका सुपरविजन कौन करेगा, ओवरमैन करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एनकरेज टेस्टिंग कर रहे हैं इसका सुपरविजन किसके देखरेख में होगा, अंडर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर। डिजाइन कैपेसिटी मतलब हो गया कि ये मान लो कि रूफ बोल्ट का पता है कि हम लोग 12 टन लोड ले सकते हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे कि रूफ बोल्ट 12 टन लोड ले सकता है, तो उसको 12 टन लोड ही देंगे, ठीक है ना। एनकरेज टेस्टिंग मशीन से उसमें 12 टन का पुल अप्लाई करेंगे, मतलब जो रूफ बोल्ट निकला हुआ रहता है वो बोल्ट में फिक्स करके पुल करेंगे, अब 12 टन लोड देंगे।
तो क्या होना चाहिए, उसको 12 टन लोड तक में फेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कैपेसिटी है कि 12 टन लोड ले सकता है। अगर 5 टन भी फेल कर गया तो जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है रूफ बोल्टिंग, उसको बोलेंगे जी तुम तो घटिया मटेरियल यूज कर रहा है, कैसे निकल गया 5 टन में तुम्हारा रूफ बोल्ट, फिर से नंबर अच्छे से करो, मटेरियल सुधारो, कंप्लेन कर दिया जाएगा उसके ऊपर। तो वो होता है डिजाइन कैपेसिटी पे। और एनडीटी होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, कि जब तक ये निकल ना जाए, अब वो चेक करते हैं मशीन से कि कितना टन पे निकल रहा है, कितना टन लोड पे निकल रहा है, ठीक है ना। तो वो एनकरेज टेस्टिंग हो गया, किसके देख रेख में होगा एनकरेज टेस्टिंग, अंडर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर केस में। जब रूफ बोल्टिंग होता है उस केस में बोल्ट ओवरमैन के केस में, ठीक है। अब आता है एनकरेज स्ट्रेंथ, कुछ डाटा है। सीमेंट कैप्सूल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उस केस का सीमेंट कैप्सूल जब यूज कर रहे हैं 30 मिनट हुआ, मान लो रूफ बोल्ट हुआ है, लगा है और 30 मिनट ही जस्ट हुआ है, तो उस केस में रूफ बोल्ट में अगर एनकरेज टेस्टिंग करेंगे तो 3 टन लोड उसको लेना चाहिए। अगर 2 घंटे के बाद लगाएंगे, 2 घंटे के बाद एनकरेज टेस्टिंग करेंगे तो 5 टन लोड लेना चाहिए। 24 घंटे में करेंगे तो 10 टन लोड लेना चाहिए, और 28 दिन के बाद करेंगे तो 12 टन लोड लेना चाहिए। जो नॉन डिस्ट्रक्टिव है ना, वो असिस्टेंट मैनेजर या अंडर जो मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के देख रेख में करेंगे, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के देख रेख में करेंगे। ठीक है, ये डाटा है क्या कि 30 मिनट के बाद उसको 3 टन लोड लेना चाहिए, 2 घंटे के बाद 5 टन लोड लेना चाहिए, 24 घंटे के बाद 10 टन और 28 दिन के बाद 12 टन, ठीक है ना। अगर एनकरेज टेस्टिंग कर रहे हैं, जस्ट लगा है बोल्ट और 30 मिनट के बाद कर दे रहे हैं, तो कम से कम उसको 3 टन लोड जरूर लेना चाहिए, ठीक है। ये डाटा याद रख लेना, 3, 5, 10, 12, ठीक है ना। 3 + 2 यहाँ पे 5 हुआ है, यहाँ 10 + 2 12 हुआ, लास्ट में सिर्फ डबल, यहाँ पे डबल हो गया, 3 2 5, 5 2 10, 10 2 12। रेजिन कैप्सूल का डाटा तो इसमें नहीं है यार कहीं। अब एक आता है यहाँ पे, देख लो क्या है, ओवरलोड टेस्ट, मतलब स्टील प्रूफ हो गया या कोक सपोर्ट हो गया या चोक सपोर्ट हो गया ना, तो जितना लोड वो कैरी कर सकता है, जैसे मान लो क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम लोड 20 टन ले सकता है, 30 टन ले सकता है, तो 1.2 टाइम्स उसको ज्यादा लोड देकर देखेंगे, ठीक है। एनकरेज टेस्टिंग भी जो होगा ना, वो ओवर मतलब असिस्टेंट मैनेजर की देख रहे, ठीक है। कहाँ तुम अभी तक लिखो, ये जो भी बोले एनकरेज टेस्टिंग के बारे में, एनकरेज टेस्टिंग के अंदर ही तो आ गया ना, डिजाइन कैपेसिटी पे या एनडीटी जो कर रहे हैं उसका सुपरविजन मैनेजर ही करेगा, मतलब असिस्टेंट मैनेजर। तो उस केस में कितना लोड अप्लाई करके चेक करेंगे कितना लोड ले रहा है कि 1.20 टाइम्स दा, मतलब अगर 30 टन का कैपेसिटी है तो उसको हम लोग चेक करके देखेंगे कितना, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो और 36 टन लोड लेकर देखेंगे, ठीक है। तो ये डाटा सिर्फ याद रखना। तो ओवर लोड टेस्ट जो करते हैं स्टील प्रोप का या चोक या कोक का, वो जितना भी डिजाइन कैपेसिटी है उससे 1.2 टाइम्स ज्यादा लोड देकर चेक करेंगे, ठीक है। और कुछ छुटा इधर का देखते हैं, इधर सारा कंप्लीट हो गया है ना, ये कंप्लीट है, ठीक है। हाँ, नट का डायमेंशन, ठीक है ना। ये जो नट होता है वो हेक्सागोनल नट होता है। नट कैसा होता है, बहुत बेंजीन वगैरह बनाते होंगे ना, हेक्सागोनल नट हो गया। इसका जो हाइट रहता है नट का कितना होता है, 30 mm होता है। नट का जो भी हाइट होता है वो 30 mm होता है। सर्कुलर में देखो, या सर्कुलर में जो बियरिंग प्लेट भी है ना, उसका भी डायमेंशन वो 150 × 150 × 6 दिया हुआ है, लेकिन 6 तो नहीं है, 8 mm है ना। वो सर्कुलर हो सकता है, कुछ थोड़ा सा अपडेट उसमें नहीं किया, देखो यहाँ पे हम तुम लोग इसलिए ये चीज पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो है ना 6 mm थिकनेस दे दिया है, जबकि थिकनेस 8 mm है ना। नट का भी जो डायमेंशन है 20 mm दे दिया हुआ है, लेकिन नट का डायमेंशन कितना है, 30 mm है। हम इसलिए चीज तुम लोग को यहाँ नहीं पढ़ाए, ठीक है, कभी पढ़ाते फिर कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे 150 150 150 × 8 mm कहीं है कि नहीं दिया हुआ, ये बताओ। बेरिंग प्लेट का डायमेंशन 8 mm दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, 8 mm ही सही है, ठीक है। ये पुराना है, ये मान लो ये है 1957 के अनुसार वाला यहाँ डाटा है, देख ले तो कुछ छूटा हुआ है इधर, यहाँ है। नट का बता दिए हेक्सागोनल शेप का होता है, और उसका हाइट कितना 30 mm, थिकनेस कितना होता है, नट का हाइट कितना होता है 30 mm होता है, ठीक है। वेरी पुअर और पुअर रूफ सपोर्ट है ना, पूछा है कि वेरी पुअर या पुअर कैटेगरी का रूफ रहेगा तो कितना देर में उसको सपोर्ट करेंगे, 30 मिनट में, इमीडिएट 40 मिनट में, 1 घंटा में। इमीडिएट सपोर्ट करना है, जैसे एक्सपोज होगा तुरंत उसके सपोर्ट कर देना। अब ये सब फॉर्मूला तुम लोग से नहीं पूछना चाहिए कि रोक लोड कितना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, छोड़ो, फॉर्मूला तुम लोग से नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो ध्यान से रख लेना, फॉर्मूला रख लेना। रोक डेंसिटी, टॉलरेंस क्लास किसका पूछ रहे हो, टॉलरेंस क्लास तो कहीं नहीं है,
गैलरी विड्थ 1.7 माइनस 0.037 RMR प्लस 0.0002 RMR का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, न्यूमेरिकल के लिए पूछा गया था। ये भले क्वेश्चन न्यूमेरिकल डाटा पूछ सकता है, रोक लोड का क्या फॉर्मूला होता है। तो रोक डेंसिटी इंटू गैलरी विड्थ इंटू ब्रैकेट में 1.7 माइनस 0.037 RMR प्लस यहाँ 3 पॉइंट पे 0 था, यहाँ पे 4 पे हो जाएगा, 1 2 3 4 0.00 जो है RMR का स्क्वायर। ये एक छूटा हुआ है सपोर्ट्स इन डेवलपमेंट वर्किंग, ये क्या है? फ्रेशली एक्सपोज रूप किसको बोलते हैं? तो इमीडिएट रूप जो बोला जाता है ना, ये मान लो गैलरी विड्थ है, ठीक है, तो यहाँ से जो 2 मीटर का जो रूप है ना, उसी को हम लोग इमीडिएट रूप बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इमीडिएट रूप किसको बोला जाता है? 2 मीटर को। और फ्रेशली एक्सपोज रूप कहाँ बोला? 10 मीटर तक का। एवरी डेवलपमेंट वर्किंग विद इन 10 मीटर ऑफ फेस एंड एवरी जंक्शन ऑफ रोडवे इमीडिएटली आउट बाय ऑफ डेवलपमेंट फेस। फ्रेशली एक्सपोज रूप इसी को बोला जाता है, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए कोयला सेक्शन का ना, यहाँ तक फेस आ गया, ये 10 मीटर अगर हो गया है ना एक्सपोज, इसको बोल देंगे फ्रेशली एक्सपोज रूप। तो फ्रेशली एक्सपोज रूप को तुरंत कैसे हम लोग सपोर्ट करेंगे? रूफ बोल्ट से सपोर्ट करेंगे, सप्लीमेंटेड बाय, साथ में क्या करेंगे? रूफ बोल्ट के साथ में डब्ल्यू स्ट्रेप लगा देंगे, जहां पे जरूरी रहेगा तो वहां पे डब्ल्यू स्ट्रेप लगा देंगे फ्रेशली एक्सपोज रूफ को, ठीक है ना। और अगर कोई डिस्टर्ब और क्रश ग्राउंड रहेगा, अदर वर्किंग रहेगा, तो उसको सपोर्ट कैसे करेंगे हम लोग? रूफ स्टिचिंग करेंगे, सप्लीमेंटेड बाय रूफ बोल्टिंग इन डिस्टर्ब एरिया। फ्रेशली एक्सपोज रूफ को कैसे सपोर्ट करेंगे? रूफ बोल्टिंग प्लस डब्ल्यू स्ट्रेप, रूफ बोल्टिंग प्लस डब्ल्यू स्ट्रेप, जहां पे जरूरी है वहां पे। और जहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब या क्रश ग्राउंड रहेगा, तो वहां पे कैसे सपोर्ट करेंगे हम लोग? रूफ स्टिचिंग करेंगे, सप्लीमेंटेड बाय रूफ बोल्टिंग, रूफ स्टिचिंग प्लस रूफ बोल्टिंग करेंगे, ठीक है। और इधर तो सारा हो गया है, इधर कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है, इधर हो गया है। अब ये जो था ना कि अभी फ्रेशली एक्सपोज रूप में जो सपोर्ट सिस्टम कैसा रहेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। इमीडिएट रूप बोला जाता है कि इमीडिएट रूप का थिकनेस कितना होता है, कि 2 मीटर जो रूप हाइट गैलरी विड्थ से, मान लो ये 5 मीटर गैलरी विड्थ हो गया, 3 मीटर हाइट ऑफ गैलरी हो गया, उसके बाद ये जो अपना 2 मीटर का जो इमीडिएट 2 मीटर का जो रूप होता है ना, इसको इमीडिएट रूप बोलेंगे। मतलब ऊपर देखो जो अपना रूप नजर आ रहा है ना माइंस में, जस्ट उसके 2 मीटर तक का जो लेयर होता है ना, उसको हम लोग इमीडिएट रूप बोलते हैं, 2 मीटर तक वाले को। फ्रेशली एक्सपोज रूप में बोल्टिंग का क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा? जैसे वेरी पुअर रूफ रहेगा, पुअर रूफ रहेगा, फेयर रहेगा, गुड रहेगा, वेरी गुड रहेगा। तो क्लास देख लो, वेरी गुड मतलब क्या था? 80 से 100 था, ये क्लास 1 कैटेगरी का रूप हो गया, क्लास 2 हो गया, क्लास 3 हो गया, क्लास 4 हो गया, क्लास 5 हो गया। तो बोल्टिंग सिस्टम हो गया। कन्वेंशनल सपोर्ट में देखो, कन्वेंशनल में यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? सफारी दिया हुआ है, प्रोप सपोर्ट दिया हुआ है, चौक दिया हुआ है, सफारी एक है, हाइड्रोलिक प्रोप, अच्छा लाइट ड्यूटी हाइड्रोलिक प्रोप, क्रॉस बार भी कन्वेंशनल में दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है। ये टेबल देखना, अगर किसी तरीके से कुछ भी इसका याद हो पाए ना, तो याद करने की कोशिश करना, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन देने का रहे तो, क्योंकि ये डीजीएमएस सर्कुलर के अनुसार आता है कि कौन सा रूप में हम लोग किस प्रकार का बोल्टिंग करेंगे, वो है, ठीक है। नहीं तो छोड़ देना, नहीं तो क्योंकि मान लो ये है कि बाकी कोई लोग भी इसको अटेम्प्ट नहीं करेगा, ऐसा वाला चीज है, क्योंकि रटोगे तो बहुत कंफ्यूजन भी हो जाएगा। हाँ, नहीं आएगा। एक याद रखना कि कहीं वर्ड यूज होता है ना, क्विक सेटिंग। तो क्विक सेटिंग मतलब क्या होता है कि 30 मिनट के बाद रूप बोल्ट लग गया ना, 30 मिनट के बाद उसको 10 किलो न्यूटन का लोड लेना चाहिए, टन में कन्वर्ट करना होगा, 10 किलो न्यूटन। मतलब क्या होता है? टन दिया हुआ है, केजी मतलब टन को हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किलो न्यूटन में आ जाता है, ठीक है ना। तो 30 मिनट में 10 किलो न्यूटन का लोड लेना चाहिए और 2 घंटे में 50 किलो न्यूटन का फोर्स, मतलब उतना जो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम लोग का हो गया। ड्रिलिंग ऑफ होल जो करते हैं ना रूप बोल्टिंग के लिए, उसका जो डायमीटर होना चाहिए 8 से 12, नॉट मोर देन 8 से 12 mm लार्जर देन द बोल्ट डायमीटर, ठीक है ना। बोल्ट का डायमीटर मान लो 20 से 22 mm है, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए? प्लस 8 से 12 mm कर दो, ठीक है। कितना जो होल ड्रिल करते हैं उसका डायमीटर होगा, ठीक है ना। और बाकी इसका सब खत्म हो गया, बस आने का रहेगा रूप से है ना, मतलब ये जो सिलेबस जो था सिलेबस के अनुसार इतना ही आएगा, ठीक है। तो आज बहुत क्लास तुम लोग को बहुत लेट तक हो गया है, फिर से आज भी तुम लोग का टेस्ट रहेगा, है ना। आज भी तुम लोग का टेस्ट होगा, टेस्ट अटेम्प्ट करना, जो ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक से जरूर कोशिश करना।
सोल्व करने का। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? जो बोल्टिंग में इतना जितना पढ़ा दिए ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट वगैरह माइनिंग सरदार के एग्जाम के लिए। मोबाइल ध्यान में नहीं रहा, ऑफ हो गया मोबाइल। देखते हैं कमेंट, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो पूछो इधर, ठीक है।